Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So in this video, I'll be going through the topic of Indian Constitution, basically how the Indian Constitution was framed. So this concept we are going to study. So when we talk about making of Indian Constitution, the first thing that comes into mind is the demand. कभी तो डिमांड हुई होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के लिए आइडिया आया, ऐसा क्या डिमांड किया लोगों ने जिसकी वजह से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। तो डिमांड स्टार्ट हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी फ्रेमिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आई वो थी डिमांड। किस चीज़ की डिमांड? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चाहिए हमको एक ऐसी जगह जहाँ पे कि बैठ के जो भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी मतलब जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्वॉल्व होने वाले हैं उन सभी लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, तब उसके बाद डिस्कस करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या पार्ट हो सकता है। तो वो डिस्कशन के लिए एक असेंबली चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है सबसे पहले वो आई नज़र में। अब सबसे पहले वो डिमांड रखी किसने? तो 1934 में एम.एन. रॉय जी ने, एम.एन. रॉय थे, उन्होंने क्या किया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो मिलके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। तो ये आइडिया सबसे पहले 1934 में सबके सामने आया। किसने लेकर आया? एम.एन. रॉय ने, ठीक है। उसके बाद आता है 1935। अब ये आइडिया को आगे बढ़ेगा। एक बार ये आइडिया आया, अब धीरे धीरे ये आइडिया आगे बढ़ेगा, फिर ये आइडिया एक्शन में आएगा, तो जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम होना शुरू होगा। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय जी ने क्या दिया, आइडिया दे। देखिए इसे क्रोनोलॉजी के फॉर्म में समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी। अगर इसको याद करने चलेंगे तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्रोनोलॉजी से थोड़ी एक स्टोरी फॉर्म हो जाएगी तो फिर ये लर्निंग ईजी होगी। सो देखिए 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया रखा। अब 1935 में जो आई.एन.सी. थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इस आइडिया को ऑफिशियली डिमांड किया। तो उन्होंने बेसिकली दे ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आईएनसी ने क्या किया, ऑफिशियली डिमांड रख दी, ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक ऑफिशियल डिमांड रखी ब्रिटिशर्स से कि हमको एक असेंबली चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है वो टाइम पीरियड चल रहा है लगभग आप समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर के पास का टाइम है कि 1939 से 1945 तक तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहले से शुरू हो चुकी थी। 34 में इन्होंने बोला, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग लिया, फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा है ना बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वो फ्रेम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, है ना। कोई भी फॉरेन जो है, कोई भी बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी कि अगर ब्रिटिशर्स चाहेंगे भी इसमें पार्टिसिपेट करना तो उनको इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको एक तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सके। और ये चाहते थे जवाहरलाल नेहरू जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये कैसी होगी, एडल्ट फ्रेंचाइजी से बनाई जाएगी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हुआ कि आपका वोटिंग से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन से या नॉमिनेशन से, बेसिकली वोटिंग से बेसिकली आपका सिलेक्शन हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
तो जो वो मेंबर्स जो कि इलेक्ट होकर आएंगे वो मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे और उसमें ब्रिटिशर्स का, आउटसाइडर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ भी कह दी। अब ये चीज़ भी हो गई। अब 1939 का पीरियड आया जो कि क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जो आपका ब्रिटिशर्स थे उनको सपोर्ट चाहिए था, ब्रिटिशर्स नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडिया, उनको सपोर्ट चाहिए था इंडिया का। अब इंडिया जो है उसको एक बार ये धोखा हो चुका था कि ऐसे दूर से लॉलीपॉप दिखा दिया कि हाँ भाई ठीक है आपको दे देंगे, जो आप डिमांड कर रहे हैं आपकी डिमांड्स पूरी कर देंगे, पहले आप हमारा काम कर दो, ठीक। तो ये चीज़ पहले हो चुकी थी इंडिया के साथ में। तो इंडिया वॉज वेरी रेजिस्टेंट कि नहीं भैया हमको पहले हमारी डिमांड आप पूरी कीजिए, उसके बाद हम आपकी डिमांड का देखेंगे। तो जब ये सब चल रहा था तो 1940 में क्या हुआ, अगस्त ऑफर आया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया कह रहा था कि भैया हमारी डिमांड आप पूरी कीजिए पहले, है ना, हमको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए वो आप हमको दे दीजिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब क्योंकि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए था और इस बार इंडिया बेवकूफ़ बनने भी नहीं वाला था, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये चीज़ हो चुकी थी इंडियंस के साथ में कि बोला कि आती कि तुम्हारा डिमांड पूरी कर देंगे हम, लेकिन पहले हमारा काम कर दो। पहले हमारा काम हो, उनका काम हो गया, उसके बाद इंडियंस की डिमांड को कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये चीज़ पहले हो चुकी थी, इसीलिए क्या किया गया, इस बार इंडियंस जो थे दे वर अवेयर अबाउट दी प्लान्स ऑफ ब्रिटिशर्स। सो उन्होंने क्या किया कि पहले आप हमारा डिमांड पूरा करो। इंडिया ने बोला कि नहीं इस बार ऐसे नहीं चलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अगस्त ऑफर लेके आए 1940 में, ठीक है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, तो अगस्त ऑफर आ गया। अब अगस्त ऑफर में क्या हुआ, पार्शियल एक्सेप्टेंस हुआ, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियंस, इंडिया का जो डिमांड था उसका पार्शियल एक्सेप्टेंस हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत मान गए, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा बहुत मान गए तो जाहिर सी बात है इंडियंस तो खुश होने वाले नहीं थे, क्योंकि भैया हमारी डिमांड पहले पूरी करो, ठीक। अब 1942 आया। 1942 में क्या हुआ, सर स्टैफर्ड जो थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो हैं वो क्रिप्स कमीशन के साथ, क्या जिसे आप क्रिप्स प्रपोजल कहते हैं, तो क्रिप्स प्रपोजल के साथ पहुँचे इंडिया, ठीक है, ये इंडिया पहुँचे और इंडिया में आके इन्होंने क्या किया, आइडिया रखा, ड्राफ्ट प्रपोजल रखा। और ये ड्राफ्ट प्रपोजल जो इन्होंने रखा उसमें इन्होंने क्या आइडिया दिया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ का आइडिया दिया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़। क्यों, क्योंकि इन्होंने उसमें 2 ऑटोनोमस स्टेट्स की बात कर दी थी, यानी कि इंडिकेशन टुवर्ड्स पार्टीशन की तरफ बात आ ही चुकी थी। तो इन्होंने क्रिप्स प्रपोजल में क्या कर दिया, इन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी इच्छा जो है जाहिरी कर दी इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, यानी कि पार्टीशन की बात एक तरीके से हो गई। तो इस प्रपोजल में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के बारे में बात की गई थी, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ बनाना था, इसीलिए ये प्रपोजल जो है ये रिजेक्ट कर दिया गया, इट वॉज बेसिकली रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि पार्टीशन की बात हो रही थी, इसीलिए इसे रिजेक्ट हो, ये प्रपोजल जो था रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब ये प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा प्रपोजल आएगा, लेकिन अब 1946 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में लास्ट प्रपोजल आया जिसका नाम था कैब, क्योंकि अब जो थे ना ब्रिटिशर्स वो ये बात तो समझ गए थे कि ये मानेंगे नहीं, अब इंडियंस अब मानेंगे नहीं, हमको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा इंडिया के ऊपर, जो ये कॉलोनी इन्होंने इंडिया को बनाया अब उसे फ्री करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा ब्रिटिशर्स को ऐसा क्यों लगा, बिकॉज देखिए इंडिया में तो इंटरनल चल ही रहा था रिवोल्ट, है ना, कि रेजिस्टेंस एक था ब्रिटिशर्स की तरफ, क्योंकि अब इंडियंस वर वेरी मच अवेयर अबाउट द लॉफ्टी आइडियल्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो अब इस चीज़ को तो वो समझ रहे थे। तो अब क्या हुआ
इसके एक तो इंडिया में इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है और दूसरा बाहर से भी, अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो फिर अब वर्ल्ड की तरफ से मतलब जो WHO ये सब सॉरी वर्ल्ड TO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है ना, इनके ऊपर अब प्रेशर बन रहा था बेसिकली ब्रिटिशर्स के ऊपर कि आप वर्ल्ड में पीस बनाइए, हारमनी बनाइए। इस तरीके से अगर आप कॉलोनी बनाएंगे और ये आपका कॉलोनाइजेशन वाला सिस्टम अगर चलेगा तो इससे शांति नहीं बनी रहेगी। जो आपका मेन वर्ल्ड पीस का जो एम है वो तो कभी फुलफिल हो नहीं पाएगा। तो वर्ल्ड में शांति बनाने के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी का बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को डील करने के लिए अब ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हुआ कि डीकॉलोनाइजेशन शुरू करो और जितनी भी आपने कॉलोनीज़ बनाई हैं उनको आप फ्री करना शुरू करो। तो उसमें तो इंडिया था ही। तो अब इसीलिए इन कैबिनेट मिशन आया 1946 24 मार्च को इंडिया पहुंचा और इस मिशन के अंदर क्या था, इन्होंने ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का जो आइडिया था वो कर दिया गया क्या, ड्रॉप। अब इन्होंने सिंपल ये फ्रीडम दे दी कि हाँ भैया ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए परमिशन मिल गई और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, अब इसके अंदर जो देखिए, इसके अंदर मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोज़ल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, क्योंकि थोड़ा बहुत उनका डिमांड भी इसमें ध्यान रखा जा रहा था। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो फ्रेम हो गए, मतलब होने के लिए परमिशन ग्रांट हो गई। अब परमिशन तो ग्रांट हो गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे सिस्टम होगा, कितनी सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे उनका काम क्या होगा, जो इसके मेंबर्स होंगे उनका फंक्शन क्या होगा, उनका फंक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो दे शुड बी वेरी मच इलाइट पीपल, उनको बहुत ही नॉलेज एजुकेटेड पीपल होने चाहिए। तो अब उन लोगों को इलेक्ट किया जाने लगा कि कौन से लोग जो हैं आएंगे। लेकिन इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सीट। जैसे जॉब के लिए वैकेंसी होगा तभी जॉब मिलेगी, वैसे ही सीट होगी तभी लोग खड़े होंगे और तभी फिर उनको जगह मिलेगी असेंबली में। तो सीट्स को किया गया डिवाइड, ठीक है। और कैसे डिवाइड किया गया वो देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल प्रोवाइड की गई 389 सीट्स। टोटल कितनी सीट्स मिल गई, 389 सीट्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। अब 389 सीट्स तो मिली, लेकिन इन सीट्स को क्या किया गया, बांटा गया। किन में बांटा गया, इनको बांटा गया एक तो ब्रिटिश इंडिया में और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में। तो 389 में से 296 सीट्स किसको मिली, ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स मिली किसको, प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे राजा महाराजा थे वो प्रिंसली स्टेट्स हो गया। अब ब्रिटिश इंडिया में भी देखिए, ब्रिटिश इंडिया में भी सीट्स को और फर्दर डिवाइड किया गया। कैसे, 292 सीट्स जो हैं 292 सीट्स वो किन को प्रोवाइड की गई, जहाँ पे कि गवर्नर्स थे, ठीक है। 11 गवर्नर प्रोविंस थे, वहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया, 11 गवर्नर्स प्रोविंस में। और बची कितनी सीट्स, बची 4 सीट्स। ये 4 सीट्स प्रोवाइड की गई उन प्रोविंसेस में जो कि आपके चीफ कमिश्नर्स चला रहे थे। तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, अब
आ रहा होगा दिमाग में कि ये गवर्नर्स प्रोविंस कौन से हैं और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं गवर्नर्स प्रोविंस में कौन कौन सी जगह आते हैं जहाँ पे कि गवर्नर्स थे। जाहिर सी बात है, जैसे बंगाल पढ़ते हैं हम, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पढ़ाई है हमने। मद्रास, असम, सिंध, और कौन सी जगह है, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, 6 जगह हो गई। और कौन सी जगह थी जहाँ पे कि बिहार, तो बॉम्बे, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। एक और बच रहा है आपका पंजाब। तो ये हो गए 11 गवर्नर्स प्रोविंस जहाँ पे कि गवर्नर रूल करते थे। और 4 कैसे थे, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अब ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन सी जगह थी, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, आमेर, आमेर था, अजमेर था, अजमेर, मेरवाड़ा। तो ये 4 कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हो गए। तो अब सीट्स इनके बीच में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, अब देखिए कौन जीता, ये तो डिवीजन हो गया सीट्स का। अब इसके बाद आता है कि कौन जीता। लेकिन उससे पहले ये जो डिवीजन किया गया था, ये डिवीजन कैसे किया गया, ये डिवीजन कुछ इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली किया गया। प्रोपोर्शन टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, कि जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ थोड़ी ज़्यादा सीट्स दे दी, जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ पे कम सीट्स दी। ठीक है, और ये जो सीट्स इन्होंने प्रोवाइड की, इसका मतलब अगर एक रफ एस्टिमेशन लें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए इन्होंने लगभग 1 सीट प्रोवाइड की, 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। नाउ इन्होंने एक चीज़ का और ध्यान दिया कि जो भी सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी उन सीट्स को 3 भागों में बांटा जाएगा, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। अब मुस्लिम सिख्स दो हो गए जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ऑल अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके जनरल कम्युनिटी में आ जाते हैं, यानी कि मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी हैं वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीट्स का इनका डिवीज़न था। अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए गए, इनको कैसे चूज़ किया गया, क्या सिस्टम था। तो देखिए एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया जाने लगा। मतलब क्या था, देखिए जैसे ये डिवीज़न हुआ मुस्लिम्स का, सिख्स का और जनरल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ तो इन्होंने क्या की कि जैसे मुस्लिम है, कोई रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम है, उसको इलेक्ट करना है, तो जो भी मेंबर होगा जो इसको चूज़ करेगा, इस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, जो वोटिंग करेंगे वो भी किस कम्युनिटी के होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे। और वो कोई जनरल लोग नहीं होंगे, ये लोग कोई जनरल लोग नहीं होंगे। ये कौन होंगे जो इन्हें चूज़ करेंगे, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वही लोग, यानी आप ये समझिए कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही नहीं है, ये लिमिट एडल्ट फ्रेंचाइज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं, पीपल, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। कॉमन पीपल नहीं इलेक्ट कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहाँ पे कौन इलेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे लोगों को कौन इलेक्ट कर रहा था, जो मेंबर्स थे ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो। अब देखिए मान लीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस की अगर बात करें, तो वहाँ पे सपोज लेट अस से कि 2 सीट्स जो हैं
वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हैं, ठीक है। तो अब 2 सीट्स हैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और टोटल मान लीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लेट अस से 10 मुस्लिम्स हैं। तो 10 मुस्लिम्स हैं, तो ये 10 मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही वोट करेंगे। तो ये चीज़ जो थी वो यहाँ पे ध्यान रखी गई कि ताकि ये चीज़ ना हो कि सबको लगे कि अच्छा एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसी को प्रेफरेंस मिल रही है। तो ये इसका ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ सिस्टम क्या था, सिस्टम था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है ये प्रेफरेंस बेस्ड होता है। प्रेफरेंस बेस्ड मतलब आप जैसे अभी आप वोटिंग करने जाते हैं तो किसी एक मेंबर को आप चूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक मेंबर को चूज़ ना करके आप प्रायोरिटी में सबसे प्रेफरेंस आप दें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर पे ये, तो ये अगर आप प्रेफरेंस के तौर पे देंगे तो वो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। यानी कि जो इसका ना फॉर्मूला होता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हम कैसे डिसाइड करें कि कौन विनर है, तो वो जो उस हिसाब से विनर होता है उसको ही चूज़ किया जाता है फर्स्ट नंबर पे। तो ये प्रेफरेंस बेस्ड होता है। जैसे जो लोग अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो बैंकिंग में जब एग्ज़ाम्स भरते होंगे तो जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे IBPS है तो उसके अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं, तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि हम पहले अगर हमें लगे जॉब तो हम बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करें फर्स्ट प्रेफरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड प्रेफरेंस, इस तरीके से वो प्रेफरेंस की लिस्ट देते हैं। तो इसी तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी काम करता है बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, ठीक। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करके और ये सब जो भी ये कम्युनिटी बेस्ड इन्होंने इलेक्शन करके और मेंबर चूज़ किए किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब बात हुई किसकी, प्रिंसली स्टेट्स की। क्या प्रिंसली स्टेट्स में क्या सिस्टम था, तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए सिस्टम ये था कि इन्होंने कहा कि जो हेड है स्टेट का, है ना, यानी कि जो किंग है, तो हेड ऑफ द स्टेट ही क्या करे, चूज़ कर ले बंदा, नॉमिनेट कर ले, ठीक है। तो नॉमिनेशन हुआ कहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स में। तो अगर आप देखें प्रिंसली स्टेट्स में क्या हुआ, नॉमिनेशन। ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ, इलेक्शन, ठीक। अब नॉमिनेशन और इलेक्शन के कॉम्बिनेशन से ही क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हुए, ठीक। और ये इलेक्शन जो था, इलेक्शन कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। व्हाई, बिकॉज डायरेक्टली पीपल वर नॉट वोटिंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लिए डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अच्छा, अब मेंबर्स चूज हो गए किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन ये तो हो गया कि सिस्टम क्या बनाया गया, अभी कितना लोग जीता, क्या हुआ वो देखना है। तो देखिए 292 वोट्स जो, या 296 जो वोट्स मिले थे किनको, सीट्स जो मिले थे ब्रिटिश इंडिया को, इसके अंदर से 208 वोट्स जीते किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 208 वोट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले। 73 सीट्स जो हैं वो किसने जीती, मुस्लिम लीग ने। इसको जो है आप वोट्स की जगह सीट्स कर लीजिए कि इतनी सीट्स जीती। हाँ, तो 73 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग ने जीत ली। अब आप देख लीजिए बची कितनी, 15 सीट्स। ये 15 सीट्स जो हैं, जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए थे उन लोगों ने जीती, यानी कि अकेले मेंबर खड़े हुए थे, उन्होंने किसी पार्टी की तरफ से नहीं थे वो, तो 15 सीट्स उन्होंने जीती। ये तो किसकी बात हो गई, ब्रिटिश इंडिया की। अब जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉयकॉट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यानी कि दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। उन्होंने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहेंगे। तो देखिए ऐसा क्यों सोचा इन्होंने, कारण भी था। कारण ये था कि प्रिंसली स्टेट्स में किंग थे, ठीक है, किंग्स वगैरह थे, तो रजवाड़े थे। अब रजवाड़े थे तो उनका अपना शान और शौकत थी। अब वो शान और शौकत, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स हुए और ये वाला मामला हुआ, तो उनकी पावर पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब वो रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बात चलेगी वोटिंग पे। तो
ये पार्टिसिपेट इसीलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि इससे क्या होगा, इन्हीं की पावर जो है वो हाथ से जाएगी। यहाँ ब्रिटिश इंडिया के केस में क्या हो रहा था कि गवर्नर थे, मतलब कि इंडियन लोग नहीं थे हेड, ब्रिटिशर्स ही इनके हेड थे, वही सारा कुछ चला रहे थे। तो वो चीज़ जो थी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से चला तो ब्रिटिशर्स ही रहे थे, लेकिन जो हेड दिख रहा था वो तो किंग ही दिख रहा था, वो तो सारे सुख भोग ही रहा था। जो भी रजवाड़े होते हैं वो रजवाड़ा सुख तो पूरा इसको मिल ही रहा था। सो बेसिकली ही वॉज इंजॉइंग ऑल दी प्लेजर ऑफ द किंग, ऑफ बीइंग अ किंग। तो वो चीज़ जो थी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव अफेक्टेड दी पोजीशन ऑफ किंग्स। सो इस वजह से इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहने का डिसीजन लिया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो 93 सीट्स का तो कुछ मामला बना ही नहीं, ठीक है। तो ये सब हुआ, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी जितना भी लोग जीते और जो भी हुआ, बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हर एक सेक्शन के लोग थे, हर एक सेक्शन के, मतलब जो पॉसिबल सेक्शन था हर सेक्शन के लोग थे, जैसे कि SC ST विमेन, है ना। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, इंडियन तो ऑब्वियसली हिंदू तो थे ही, मुस्लिम्स, मतलब कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जिसको ये लग जाए कि भैया हम बैकवर्ड हैं या हमें छोड़ दिया गया है, पीछे कर दिया गया है, ऐसा नहीं। सबके मेंबर्स थे। कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्रपोर्शन सबका सेम नहीं है, बट फिर भी काफ़ी हद तक ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। SC का था, ST का था, विमेन थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना। उसके बाद इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, है ना। उसके बाद आपके एंग्लो इंडियंस भी थे, पारसीज भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, आपके पारसीज भी थे। तो मतलब हर एक सेक्शन के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव जो था चूज़ किया गया था। तो कोई भी सेक्शन ये नहीं समझ सकता था कि हमको पीछे कर दिया या हम पीछे रह गए, नहीं, सबको ही एक साथ आगे ले जाना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट आप समझ सकते हैं। अब देखिए इतने सारे सेक्शन के लोग इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जो भी नोन, फेमस, इनफेमस, जो भी नॉलेजेबल पर्सन होगा, उस टाइम की जितनी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रही होंगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। जितनी भी पर्सनालिटीज़ थी वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो फ्रेम हो गया। देखा आपने कितना क्रोनोलॉजिकली मामला चल रहा है। अगर आप इसको पूरे को देखें तो पहले डिमांड रखी गई, है ना, पहले सिर्फ एक आइडिया दिया गया, फिर उसके बाद डिमांड ऑफिशियली उसको डिमांड किया गया, फिर उसको इंडिपेंडेंस, उसकी उस जो डिमांड रखी है उस पर उसकी फ्रीडम मांगी गई, फिर उसके बाद पार्शली एक्सेप्ट हुआ डिमांड, तब उसके बाद पार्शली डिमांड होने के बाद थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट करके फिर डिमांड रखी गई, फिर लास्ट में भैया जो चाहिए रख लो, मिल गया, हमारा डिमांड हमारी पूरी हो गई। उसके बाद उसके मेंबर्स इलेक्ट होने शुरू हुए, उसके लिए सीट्स डिवाइड की गई, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि पूरा इंडिया कवर किया गया। फिर उसके अंदर सारे प्रोविंसेस को कवर किया गया, जो गवर्नर्स प्रोविंस थे उनको भी, जो कमिश्नर्स प्रोविंस थे उनको भी कवर किया गया, तो सारी जगहों को कवर किया गया। डिवीज़न भी कोशिश की गई इस तरीके से रखी जाए कि कोई भी कम्युनिटी का मेंबर जो है खुद को अकेला नहीं समझे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे फिर वो जनरल हो, चाहे SC हो, ST हो, विमेन हो, कोई भी कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन हो, हर कम्युनिटी को जो है साथ में लेके चलने की कोशिश की गई। तो हर जो सीट्स प्रोवाइड की गई उसको प्रॉपरली डिवाइड किया गया 3 सेक्शंस में। उसके ही रिप्रेजेंट जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो ही इलेक्ट करेंगे कि उनकी कम्युनिटी के लिए कौन खड़ा होगा, तो ये चीज़ भी फ्रीडम दी गई।
फिर उसके बाद वोटिंग भी ये नहीं थी कि एक सिंगल पर्सन को तुमको वोट करना है, प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस के बेस पे चूज़ किया जाएगा, फिर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वही निकल कर आएगा और क्रीम सेक्शन जो है वही हमें मिलेगा, और मिला भी। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने इसमें इतना सपोर्ट नहीं दिखाया, ये बात थी। बट बाद में आप देखेंगे, बाद में देखेंगे तो प्रिंसली स्टेट्स के पास भी कोई ऑप्शन बाद में बचा नहीं, उन्हें भी आना ही पड़ा, इंडिया का पार्ट बनना ही पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, उन्होंने सबको, सारे प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, यूनियन, इंडिया के यूनियन में आगे देखेंगे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ, ठीक है। जैसे तैसे करके सीट्स जो थी वो फिल हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स फाइनली इलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब आता है क्या, वर्किंग, कि भैया ठीक है सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब काम तो करना है ना। काम करने के लिए तरीका क्या होगा, वर्किंग कैसे होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसके लिए क्या रखी जाएगी, मीटिंग रखी जाएगी, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं, काम करना है, डिसाइड करना है किसको क्या क्या काम अलॉट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे तय की जाएंगी, ये सारी चीज़ें तय की जाएगी मीटिंग से। तो फर्स्ट मीटिंग की गई, पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब, दिसंबर 9, 1946 की। बट ये जो मीटिंग थी इसको कम्प्लीटली बॉयकॉट किया किन्होंने, मुस्लिम लीग ने, क्योंकि अब मुस्लिम लीग क्या चाहता है, अब मुस्लिम लीग चाहता है कि भैया हमको एक अलग स्टेट दो, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं रहना। तो वो डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक, तो नहीं किया, कोई बात नहीं। तो मेंबर्स कितने आए, 211, 211 मेंबर्स जो थे उन लोगों ने फाइनली क्या किया, मीटिंग अटेंड किया, अटेंडेड द मीटिंग। अब देखिए मीटिंग जब होगी तो कोई हेड भी होगा, हेड कौन थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर। देखिए अभी एक कच्चा कच्चा काम चल रहा है ना, मीटिंग हुई है, मीटिंग का हेड बनाना है, किसको बनाया जाए। मान लीजिए आपके अचानक से परिवार में मीटिंग आपको रखनी पड़े, तो उसका हेड कौन होगा, जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होगा उसको हेड बनाया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे मीटिंग रखी गई और जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको बना दिया गया टेम्पररी हेड। ठीक है, इस वक्त वोटिंग नहीं की गई, इस वक्त सिर्फ क्या किया गया, जो सबसे बड़ा मेंबर था उनको टेम्पररी हेड बना दिया गया, और उन मेंबर का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको बना दिया गया टेम्पररी हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लेटर ऑन चेंज कर दिया गया, लेकिन फिलहाल इनको बनाया गया फॉर टेम्पररी पीरियड। बाद में जब चूज़ किया गया, इलेक्ट किया गया, तो किसको चूज़ किया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। इलेक्शन से जो आए, राजेंद्र प्रसाद जी आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट वो हेड बने। ठीक है, अब ये बन गए प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट अभी ये तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 थे। ठीक है, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन कौन थे, एक थे आपके मुखर्जी, कौन मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी जी थे, और दूसरे थे आपके वी.टी. कृष्णमाचारी। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी और एक थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो अब सारी चीज़ें एक रॉ कच्चा पक्का एक तैयार हो गया है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग रखी गई, मीटिंग में 211 लोग आए, 211 में से हेड बनाया गया टेम्पररीली किसको, जो सबसे एकदम ओल्डेस्ट पर्सन थे उनको बनाया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इलेक्शन के थ्रू निकाला गया कि हाँ भाई राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उनको बनाया जाएगा, तो उन्हें बनाया गया प्रेसिडेंट। और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी और एक का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट्स। अब क्या हुआ, ये सारा काम हो गया 9 दिसंबर। अब देखिए दिसंबर 13 को, यानी कि कट्टू 4 दिन बाद,
ठीक है। दिसंबर 13, 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। किसने पास किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेंशन्ड है, ठीक है। बेसिकली क्या था, ये एक फंडामेंटल था, या आप कह सकते हैं फिलॉसफी है ना, या बेस जिसके ऊपर की कॉन्स्टिट्यूशन आपका टिका होगा, बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये चीज़ जो है इसकी एक लिस्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने एज ए रेजोल्यूशन पास कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। अब उस लिस्ट के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की जिसके ऊपर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है और जो बाद में मॉडिफाई हुआ, यही जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, यही आगे चल के मॉडिफाई हुआ और इसी के मॉडिफाइड वर्जन को हम आज के टाइम पे प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। और ये प्रीएम्बल जो है आपके एनसीईआरटी बुक्स में बना होता है स्टार्टिंग के पेज पे, तो यही प्रीएम्बल के नाम से जाना जाता है, मॉडिफाइड वर्जन इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, ठीक है। क्योंकि प्रीएम्बल भी यही चीज़ है कि भाई क्या किसके ऊपर क्या फंडामेंटल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कोई बंदा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़े, सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ ले या तो उसको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिलॉसफी है या किन चीज़ों पे ये देश टिका हुआ है, क्या इनका फंडा है ना। कि जैसे हमारे कंट्री में से देख लीजिए सेक्युलर, तो सेक्युलर मतलब हर रिलीजन जो है, जैसे हमें फ्रीडम मिली हुई है कि आप कोई भी धर्म फॉलो करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, तो ये सेक्युलरिज्म हो गया। अब ये सेक्युलरिज्म जो है ये हमारे प्रीएम्बल में है, तो प्रीएम्बल में है तो जब कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा ना कि अच्छा इस कंट्री में इसका मतलब धर्म की आज़ादी है। तो इस तरीके से अगर हमारे प्रीएम्बल में टर्म दिया है सॉवरेन, तो सॉवरेन का मतलब क्या हुआ कि भैया आज़ाद हो तुम विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस। तो आउटर इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसका मतलब जब कोई प्रीएम्बल पढ़ेगा तो उसको ये पता चलेगा कि अच्छा ये कंट्री जो है किसी और कंट्री के अंडर नहीं काम करती है, इसके डिसीजंस जो हैं इसके इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं, इधर उधर से इन्फ्लुएंस नहीं है हो रहा है, या कोई इनको ऑर्डर नहीं दे रहा कि तुम ऐसा करो। तो ये जो प्रीएम्बल है ये कहाँ से आया? इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से निकल कर आया है, ठीक। तो क्या था ऐसा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किन बातों को फोकस किया गया वो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, तो पहली चीज़ जो इन्होंने की वो क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बता दिया, इंडिपेंडेंट बताया। इंडिपेंडेंट बोले तो सॉवरन, रिपब्लिक। सॉवरन बताया, रिपब्लिक बताया। रिपब्लिक मतलब एक इलेक्टेड हेड होता है, अभी हम इन टर्म्स पे भी आएंगे बाद में, बट रिपब्लिक का वैसे मैं रफ मीनिंग आपको बता रही हूँ कि हेड होगा, बट जैसे किंग होता है या किंग जैसे ब्रिटेन में किंग है तो वैसा वाला मामला नहीं है कि ब्रिटेन में जैसे कि मोनार्की है तो वहाँ पे क्वीन है, तो किंग क्वीन वाला सीन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या रहता है कि आपका हेड जो है वो इलेक्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट हर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। वहाँ पे ब्रिटेन में जैसे सक्सेशन चलता है कि एक ही फैमिली के जो है ना लोग वही बनते जाएंगे, सक्सेशन हेरिडिटरी चलता है ये, तो वहाँ पे मेरिट बेस्ड हेड नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक तो टेम्परेरी पीरियड के लिए बनेंगे और कोई फैमिली वाला तो चक्कर ही नहीं है, इलेक्शन से आते हैं। तो इस तरीके से रिपब्लिक है, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिपब्लिक है यानी हेड इलेक्ट किया जाएगा। और सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब एकदम फ्री है अपने डिसीजन के लिए, उसको किसी का डिसीजन मानना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ थी सबसे पहली बात, तो इन्होंने ये कही क्योंकि ज़रूरी है, सबसे पहले अपनी आज़ादी डिक्लेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा
कि जो भी टेरिटरीज, ठीक है, जो भी टेरिटरीज जो है, अभी अपने टेरिटरीज के बारे में ये बता रहे हैं कि जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, ठीक है, या फिर जो आउटसाइड इंडिया है बट इंडिया का पार्ट है, ठीक है, बट पार्ट ऑफ इंडिया, या जो आउटसाइड है बट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बनना चाहते हैं पार्ट ऑफ इंडिया, ये सब इंडिया जो है इन सब का क्या होगा, यूनियन होगा, यूनियन ऑफ दीज टेरिटरीज, इन सारी टेरिटरीज का यूनियन होगा। इसलिए अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल पढ़ते हो उसमें मेंशन ही यही किया गया कि इंडिया क्या है, यूनियन है, ठीक है, यानी कि सारे स्टेट्स का जो है एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा इंडिया है, और इसमें से कोई भी स्टेट आ तो सकता है पर जाना इम्पॉसिबल है, यानी कि आ तो गए, तुम पार्ट बन गए, अब निकलना नहीं है इसमें से। तो इन्होंने कहा कि इंडिया सबका यूनियन है, जो भी टेरिटरी इंडिया के अंदर आ रही है, अगर बाहर है, इंडिया का पार्ट होना चाहती है या ऑलरेडी है, तो वो भी इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया उन सब का यूनियन है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने किस चीज़ पे मेंशन किया, इन्होंने ये कहा कि जो भी इनकी पावर होगी, चाहे वो मतलब जैसे कुछ पावर जो है, जैसे यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है, तो यूनियन होगा तो जो भी स्टेट्स हैं उनके पास पावर रहेगी अपनी, बट वो पावर क्या होगी, एक्सेप्ट रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर मतलब कुछ पावर्स जो है वो यूनियन के हाथ में रहेगी, बाकी कुछ पावर्स जो है वो स्टेट के हाथ में रहेगी, कि तुम अपना स्टेट कैसे चलाना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट रेसिड्यूअरी पावर्स में यूनियन ही हमेशा जो है वो ऊपर रहेगा। तो ये फ्रीडम भी दी गई स्टेट्स को कि आप अपने हिसाब से भी अपना स्टेट जो है वो रन कर सकते हैं, लेकिन रेसिड्यूअरी पावर्स ऑब्वियसली यूनियन के हाथ में ही रहेगा। यही यूनियन में होता है कि स्टेट्स के पास पावर तो होती है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि यूनियन के डिसीजन को ही मेन डिसीजन माना जाता है, उसी को प्रेफरेंस मिलती है, उसी को माना जाता है, वही उसी की तरफ इंक्लिनेशन होगा अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो स्टेट और सेंटर के डिसीजन में, तो वो आपका रेसिड्यूअरी पावर यूनियन के पास रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही कि जो पावर और जो भी अथॉरिटी मिल रही है, ये जो पावर है या जो ये अथॉरिटी है, ये जो भी मिल रही है, ये कहाँ से डिराइव हो रही है, ये डिराइव हो रही है लोगों से, डिराइव फ्रॉम पीपल, लोगों से डिराइव हो रही है। ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो स्टेट्स की हो, ठीक है, स्टेट समझ रहे हैं, कंट्री, चाहे वो स्टेट्स यानी कि कंट्री जिसका जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट की हो, तीनों ही केसेस में जो पावर डिराइव हो रही है वो कहाँ से हो रही है, लोगों से हो रही है। पावर इज डिराइव फ्रॉम दी पीपल, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, गारंटी दी। ऑब्वियसली किस चीज़ की गारंटी, गारंटी दी गई कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी किस तरीके की, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। देखिए, सोशल इक्वालिटी बोले तो कि मतलब कोई भी कास्ट, क्रीड, कल्चर, रेस, इन सब के बेसिस पे आपको अलग नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ये सोशल इक्वालिटी हुई। पॉलिटिकल इक्वालिटी बोले तो कि आपको पॉलिटिकल राइट्स जो है, जैसे राइट टू वोट है, वो आपके किसी भी बेसिस पे, रेस पे, आपका कौन सा जेंडर है या क्या आपका क्लास है, ये सबसे मतलब इंडिपेंडेंट है। आपको अगर वोट देना है तो वोट देने गरीब आदमी भी जाएगा, अमीर आदमी भी जाएगा, दोनों के पास उतना ही अधिकार है, ठीक है। वोट देने के लिए जो है अगर हर कम्युनिटी के लोग जाएंगे, अगर वो इंडिया के मेंबर हैं तो वो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिच है, पुअर है या बैकवर्ड सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इक्वालिटी जो है वो सोशल, मतलब कि आपको
ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि आप अलग हैं, आपको टच नहीं किया जाएगा, इस सब तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होता है। दिस इज़ इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब आपके पास पॉलिटिकल जो राइट्स आपको कंट्री की तरफ से मिले, सबको बराबर मिले। तो ये दो चीज़ें जो हैं गारंटी की गई। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई, ठीक है, जैसे कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दिया गया। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है किसी को जॉब मिल जाएगी, आपको मेरिट बेस पे मिलेगा, जो आपका मेरिट है उसी अकॉर्डिंग जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम, फ्रीडम दिया गया। फ्रीडम तो खैर पूछे ही मत कितनी ज़्यादा है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, जिसमें चाहे मानो, जो चाहे मानो, जो चाहे बोलो, बोलते भी हैं लोग, है ना। वर्शिप, जिसको चाहे उसको पूजो। एसोसिएशन, एक्शन, ये वो बहुत सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जो है फ्रीडम हमको दी गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सेफगार्ड करेगा। किसको सेफगार्ड करेगा? जो बैकवर्ड या जो डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, उसको प्रोटेक्ट करेगा। डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो फिर आपका वुमेन वाला सेक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वो SC ST क्यों ना हो, कोई भी सेक्शन क्यों ना हो। अगर बैकवर्ड है, डिप्रेस्ड क्लास है, ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल पीपल हैं, तो सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये भी एक गारंटी दी गई। उसके बाद और क्या कहा गया कि जो भी आपका मतलब टेरिटोरियल लैंड है, चाहे वो सी है, चाहे वो आपका एयर है, तीनों पे ही जो है एकदम सॉवरन, सॉवरन आपका मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है, एकदम सॉवरन लॉ चलेगा, सॉवरन राइट होगा इसके ऊपर। कि मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने टेरिटोरियल वाटर पे नहीं ले सकते हैं, है ना। जो भी आपकी टेरिटरी है, चाहे वो टेरिटोरियल एरिया का जो एयर भी है या जो पानी वाला वाटर बॉडीज़ भी हैं, सब इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। और तो इसलिए उसको लेके कोई भी डिसीजन जो है वो एकदम सॉवरन डिसीजन होगा। तो ये पूरा एक अधिकार है, सॉवरन राइट है। देन उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंडिया का मतलब इंडिया जो भी पोजीशन पे है, वहाँ पे ये कोशिश करेगा कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर सके, मतलब अपना रोल प्ले करेगा वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में, ना कि किसी भी वॉर को एग्रीवेट करने में। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या दिया गया, पार्ट दिया गया। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो था इसको अडॉप्ट कर लिया गया बाय जनवरी 22, 1947, जनवरी 22, 1947 को इसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन, इसी से हमको क्या मिल गया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल मिल गया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए पहला स्टेप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम थोड़ा करीब पहुंच गए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। अब देखिए इंडिपेंडेंस, एक आपका था इंडिपेंडेंस एक्ट, एक था इंडिपेंडेंस एक्ट। और ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, ये इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, इसको ना हम माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं। इसी माउंट बेटन प्लान के तहत क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। तो ये जो माउंट बेटन प्लान था, इसके जो डेट है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जून 3, 1947, जून 3, 1947, यहाँ पे पार्टीशन ऑफ द कंट्री जो है वो चीज़ को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन, और इसी के लिए जो मीटिंग हुई थी उसमें मुस्लिम लीग भी आया था, मतलब मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग ऑल्सो एंटर्ड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब मुस्लिम लीग भी आ गए। तो पहली वाली मीटिंग तो इन्होंने बॉयकॉट कर दी थी, बट अब क्योंकि माउंटबेटन प्लान के तहत क्या हुआ, इनको इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनको इनका सेपरेट स्टेट मिलने वाला था। सो मुस्लिम लीग ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। ठीक है, और क्या क्या बातें की गई इंडिपेंडेंस एक्ट में, इन्होंने ये कहा कि जो असेंबली है वो क्या है, एक सॉवरन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, सॉवरन बॉडी है जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, कैन फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इनको पसंद है, इनके मेंबर्स को जो इसमें ठीक लगता है वो ये डाल सकते हैं। ठीक है, और ऑल्सो दे कैन चेंज एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर्स। जो भी लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया होगा उसको चेंज कर सकते हैं, सॉवरेन बॉडी है। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा कि ये जो असेंबली है इसको दो पार्ट, ये दो रोल प्ले करेगा, है ना, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं किया गया, बेसिकली इसको दो रोल दिए गए। पहला मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा मेकिंग ऑफ लॉ। यानी एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा क्या बनाना, दूसरा लॉ बनाना। ये दो चीज़ें दी गई। तो इन्होंने कहा ये दोनों ही काम कब होंगे, सेपरेट डेज में होंगे, मतलब एक ही दिन में नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। और जिस दिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस दिन हेड कौन रहेगा, राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे। और जिस दिन लॉ बनेगा उस दिन हेड कौन रहेंगे, जीवी मावलंकर जी। उस दिन हेड कौन रहेंगे, जीवी मावलंकर जी रहेंगे। तो इन्होंने ये बात भी कह दी असेंबली के लिए कि असेंबली जो है वो दो रोल प्ले करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, लॉ भी बनाएगी। काम डबल हो गया। ठीक है, अब काम डबल हो गया तो टाइम भी ज़्यादा लगना था। तो अब ये चीज़ जो है जून 3, 1947 से शुरू हो के कब तक चली, नवंबर, मतलब आप समझ लीजिए जून 3, 1947 से ये मामला चलता गया नवंबर 26, 1949 को। और ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस दिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क था वो ख़त्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टास्क वाज ओवर। और इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन क्या हुआ, साइन भी हुए, सिग्नेचर्स भी हुए। ठीक है, लोगों के सिग्नेचर्स भी हुए। और इसी दिन को किस पे मेंशन किया गया, प्रीएम्बल पे मेंशन किया गया। क्यों, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और इसी दिन क्या है, कुछ कुछ जो आर्टिकल्स थे उनको डायरेक्टली अप्लाई, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कुछ कुछ लॉज जो थे, आर्टिकल्स जो थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इसी दिन। तो इसीलिए ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और प्रीएम्बल पे भी यही डेट मेंशन्ड है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ हुई वो क्या, मुस्लिम लीग इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से करना ही था। क्यों, क्योंकि इनको अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इन्हें मिल चुकी थी। इन्हें अपना जो भी पाकिस्तान का स्टेट ये डिमांड कर रहे थे वो इनकी डिमांड पूरी हो गई थी। तो मुस्लिम लीग के निकलने की वजह से क्या हुआ कि जो 389 सीट्स थे वो अब रिड्यूस होके कितने हो गए, 299। जो टोटल 389 सीट्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो 389 सीट्स जो हैं अब किस में टर्न हो गए, मुस्लिम लीग के निकलने की वजह से 299 सीट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और एक चीज़ हुई, और क्या चीज़ हुई कि जो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, है ना, 296 इसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंस थे। तो ये जो 296 नंबर था ये 229 घट के 229 हो गया। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे 93 वो घट के कितने हो गए, 70 सीट्स पे आ गई बात। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस्ड
आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद टोटल सीट्स घट के 299 हो गई, जिसमें कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया था उसकी सीट्स 296 से घट के 229 हो गई, और जो आपका प्रोविंशियल जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स घट के 93 से कितने हो गए, 70 हो गए। तो ये भी आपका किस में आ गया, इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर ये चीज़ भी हो गई। ठीक है, अब और भी कुछ फंक्शन थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए। कब कब किए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि इंडिया की मेंबरशिप फॉर कॉमनवेल्थ उसको रेटिफाई कर दिया गया। इंडियाज़ मेंबरशिप फॉर कॉमनवेल्थ उसको रेटिफाई कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया, मई 1949 में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, जो आपका नेशनल फ्लैग है हमारा, है ना, नेशनल फ्लैग, उसको अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया, जुलाई 22 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया उसको। ठीक है, उसके बाद नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और इलेक्शन ऑफ राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों ही चीज़ें कब हुई, 24 जनवरी 1950, यानी कि इलेक्शन ऑफ राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने वो कब बने, जनवरी 24 1950 में ये इनका इलेक्शन हो गया एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल एंथम भी उस दिन अडॉप्ट किया गया और नेशनल सॉन्ग भी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हो जाते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये कितना टाइम तक इसने मीटिंग किया है ना, तो इन्होंने बेसिकली 11 सेशंस किए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या चले, 11 सेशंस हो गए, और 11 सेशंस कितना टाइम में, 2 साल, ऑलमोस्ट आप समझिए 3 साल ही। क्यों, क्योंकि 2 years 11 months तो लगे ही थे, 2 years 11 months और कुछ 17-18 दिन थे, लगभग 18 days। ठीक है, तो इतने दिन लगे। और देखिए अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जा रहा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जा रहा है, और तब जाके सिर्फ और सिर्फ 114 दिन के अंदर ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये आप समझिए कितना ये अप्रिशिएबल है कि 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया। यानी ऐसा नहीं था कि आधी अधूरी नॉलेज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, नहीं, पूरी नॉलेज, जितना नॉलेज निचोड़ सकते थे उतना नॉलेज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। एंड दैट इज़ वाई इट्स द रीज़न दैट इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, क्योंकि इंडिया मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो भी लोग थे उन्होंने छान दिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के अलग अलग देश का, और जो बेस्ट था सब में से उसको उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जो नहीं बेस्ट था उसको मॉडिफाई करके डाला। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन थी, कैसे कितने दिन में बना, क्या क्या इसके लिए तैयारियां की गई, ये है। अब देखिए इसके बाद ये भी चीज़ है कि इसको बनाने के लिए 64 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर भी हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली 114 दिन लगे तो इसके अंदर 64 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक, और लास्टली जो ये आपकी डेट है जनवरी 24 1950, इसी डेट को क्या हुआ, लास्ट सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लास्ट और फाइनल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने टेम्पररी तरीके से प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया। ठीक है, क्योंकि
उस टाइम पे पार्लियामेंट नहीं बना था, तो पार्लियामेंट की तरह इसने काम किया, ठीक है। और उसके बाद जब नया पार्लियामेंट बन गया तब जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका काम ख़त्म हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत ही लंबा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में, ठीक है। जिसके लिए बनाया गया था वही काम किया भी गया, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम आगे के वीडियोस में देख सकते हैं कि कौन सी कमिटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंट किया गया रूल्स को, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करवाया गया, कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो एकदम नवंबर 26 को ही एकदम इम्प्लीमेंट कर दिए गए, और बाकी के कब इम्प्लीमेंट हुए, क्यों रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही आता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।